Again, welcome back students. By Zoom is representing the next video of NEET crash course class +1 की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में जो हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं, और वो वीडियो है कि हाउ द किडनी कंट्रोल इट्स ऑल द टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। किडनी के अंदर फ्लो ऑफ यूरिन, किडनी के अंदर अमाउंट ऑफ यूरिन, किडनी के अंदर अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैसे डिसाइड होता है, कैसे किडनी अपने सारे के सारे फंक्शंस को ऑटो रेगुलेट कर लेती है। सो ये सब कुछ पूरी बॉडी के अदर ऑर्गन्स से भी कनेक्टेड होता है। तो इस वीडियो के अंदर वो हम सभी के सभी ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे जो किडनी के साथ मिल करके हमारे पूरे बॉडी फ्लूइड का, सॉल्यूट्स का, वाटर का बैलेंस करते हैं, एज वेल एज द किडनी की फंक्शनिंग को, किडनी के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? सो ये वीडियो है ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शनिंग। जो किडनी है वो अपनी सारी की सारी फंक्शनिंग को कैसे ऑटो रेगुलेट करती है। हमारे पास कोई बटन नहीं है उसका स्पेसिफिक कि जिसकी वजह से हम उसकी आउटपुट को बढ़ा दें, घटा दें। हम सीधा एक्सेस में पानी पीते हैं तो एक्सेस में यूरिन आउटपुट होता है ना। अगर हम कम पानी पीते हैं तो यूरिन मोर एंड मोर कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड से यूरिन कैसा हो जाता है, मोर एंड मोर डाइल्यूट हो जाता है। सो ये सभी की सभी ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है, हमारे हाथ में तो नहीं है ये। सो किडनी के अंदर वो कौन कौन से मैकेनिज्म है, एरिया है जहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं। सो वी आर द ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शनिंग। सो इस वीडियो के अंदर हम वो 3 स्टेप्स पढ़ेंगे जहां पे किडनी की फंक्शनिंग ऑटो रेगुलेट होती है। तो इसमें हम हाइपोथैलेमस को याद करेंगे, हम यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड को याद करेंगे, हम यहाँ पे लीवर को भी याद करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे लंग्स को भी याद करेंगे, हम यहाँ पे हार्ट को भी याद करेंगे कि हार्ट भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। क्लियर? सो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो किडनी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैकेनिज्म कर रहे हैं वो है बाय द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, दैट इज एंटी डायूरेटिक hormone. So regulation of kidney functioning first is by the antidiuretic hormone. So antidiuretic hormone का नाम कहाँ से पड़ता है, उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ what are diuretic substance. Diuretic substance. डायूरेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो जिनके इनपुट से, जिनको अब अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो वो हमारे यूरिन को डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब ज़्यादा वाटर, इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको कंज्यूम करने से बॉडी के वाटर लॉस ज़्यादा होता है यूरिन के थ्रू। सो दीज आर डायूरेटिक सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल है इसमें कैफीन है, जिसमें कि अल्कोहल है, इसके अलावा जो भी इसमें टी है, कॉफ़ी, बिवरेजेस वगैरह जो होते हैं, इनकी कंजप्शन से हमारी बॉडी के अंदर यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है, मतलब वाटर का आउटपुट बढ़ जाती है। इसको लीवर कोऑर्डिनेट करता है क्योंकि दीज आर एक्ट एज ए ड्रग्स एंड बॉडी के अंदर जो लीवर है वो उन ड्रग्स को रिमूव करने में एक्सेस का वाटर के अंदर डिजोल्व करके इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इन डायूरेटिक सब्सटेंस के अपोजिट में हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बना and that is antidiuretic hormone ADH, and this is released from the hypothalamus, and antidiuretic substance is its secretion is triggered by the sensation of osmoreceptors. हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं एज वेल एज द थर्मोरिसेप्टर्स भी होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ऑस्मोरिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तब एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये हमारी थर्स्ट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा पानी पीते हैं और ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटी डायूरेटिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर कैसे ब्लड वॉल्यूम को एज वेल एज द वाटर लेवल को मेंटेन करता है। सो एंटी डायूरेटिक सब्सटेंस कब एक्टिव होता है? इट इज एक्टिवेटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, और ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं ये कब एक्टिव होते हैं? जब हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर से जब ब्लड फ्लो होता है तब ब्लड के अंदर प्रेजेंट ब्लड का वॉल्यूम
ब्लड के अंदर प्रेजेंट बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम एज वेल एज द आयोनिक कंसंट्रेशन के हिसाब से, क्योंकि हर एक आयन का स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, तो उस कंसंट्रेशन के हिसाब से ये ऑस्मोरिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं और तभी जाकर के एडीएच का सिक्रीशन होता है। ओके, so when there is decrease in blood volume, body fluid volume and ionic concentration, so the osmoreceptors found in the hypothalamus become sensitive and they start to be going to release ADH. So if the concentration decrease, it activate ADH and ADH cause more and more reabsorption of water and it act on the DCT region, it act on the collecting duct. So ये दो वो एरिया है जहां पर ADH जा करके काम करता है एंड इसके अलावा ऑल्सो जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ अगर ये जो कंसंट्रेशन है ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसंट्रेशन ये बढ़ जाए, एनी टाइप ऑफ द इनपुट ऑफ एनी फ्लूइड, तो अगर ये बढ़ जाए तो एडीएच रिसेप्टर्स जो हैं, जो ऑस्मोरिसेप्टर्स के टुवार्ड काम करते हैं, जो एडीएच जिनसे रिलीज होता है वो शट ऑफ हो जाएंगे, एडीएच कम हो जाता है। अगर एडीएच कम हो जाएगा so there is no any proper functioning of the DCT cells, no any proper functioning of the collecting duct, so there is no any proper reabsorption of the water, so water is more and more out through the urine and obviously the volume of blood ionic concentration again maintain. Okay, okay. और अगर ADH की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होता है, इट कॉज मोर एंड मोर फीलिंग ऑफ थर्स्ट, और थर्स्ट फील होते ही ज़्यादा वाटर का इनपुट होता है। सो इट ऑल्सो वर्क ऑन द किडनी, ऑन द ब्लड वेसल्स। अभी जो मैंने बताया था ये सेल्स के ऊपर फंक्शन करता है, सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक एक्वापोरिन्स होते हैं, डीसीटी की सेल्स के ऊपर एज वेल एज ऑन द कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स के ऊपर। सो ये एक्वापोरिन्स जो हैं ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसके अलावा किडनी की ब्लड वेसल्स के ऊपर भी एडीएच काम करता है एंड इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, और जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, so resultant to that there is also increase in the GFR, glomerular filtration rate. okay, yes. और अगर हम मान लीजिए जो ADH है उसकी ADH की वजह से ज़्यादा थर्स्ट फील हो रही है तो हम ज़्यादा पानी पिएंगे, और ज़्यादा पानी पिएंगे तो देयर इज डिक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी। तो इसका मतलब ADH जो है वो ADH आया था ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, जो क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी, क्योंकि ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स बढ़ गए थे, तो सॉल्यूट बढ़ने से ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी, तो इसीलिए उसने क्या करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट की वाटर की, हमें प्यास को फील करवाया, तो हमने ज़्यादा पानी पिया तो ऑब्वियसली जो ऑस्मोलैरिटी है वो अगेन मेंटेन हो जाती है। सो अगेन फिर क्या होगा, वाटर जो ADH है वो अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेता है, और इसको हम बोल देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ADH, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ADH। ADH अपनी ही कंसंट्रेशन को अपने ही मैकेनिज्म से कंट्रोल कर लेता है। ओके, चलिए ये था फर्स्ट मैकेनिज्म बाय द कंट्रोलिंग ऑफ द ADH। उसके बाद में सेकंड मैकेनिज्म पढ़ते हैं किडनी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का, एंड दैट इज है control by juxtaglomerular apparatus. We already discussed the structure of the juxtaglomerular apparatus in the previous video, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि juxtaglomerular apparatus is made up of three types of the cells that are the modified cells of the afferent and efferent arteriole smooth cells, as well as the modified columnar cells of the DCT that having the black color granules that are the macula densa cells and they having the renin pigment। इसके अलावा उसके अंदर प्रेजेंट लैकी सेल्स भी juxtaglomerular apparatus को बनाती हैं। ओके, सो यू नो दैट juxtaglomerular cells release the pigment that is renin and this renin cause the RAS system,
व्हाट इज रा सिस्टम? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये क्या है, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ये है रास सिस्टम। व्हाट इज रास सिस्टम? देखिए जो किडनी है, किडनी के अंदर प्रेजेंट जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन and this renin cause the conversion of angiotensinogen to angiotensin 1. What is angiotensinogen? It is a peptide chain protein pigment that is released from the liver. और ये जो स्टार्टिंग में जन्म मतलब इनएक्टिव है ये, और ये कितना लंबा प्रोड्यूस होता है? 453 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है, लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है। लेकिन जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करेंगी सो ये चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंड दिस इज 10 अमीनो एसिड लॉन्ग, जो इतना बुक्स में बताया हुआ होता है। बट इन द रियलिटी क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं हमारे, वो लंग्स भी क्या रिलीज करते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंड दे रिलीज देयर 2A and B अमीनो एसिड इनटू द वेस्ट, और जिसकी वजह से ये चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, और ये जो होता है ये होता है 8 अमीनो एसिड लॉन्ग। ओके, ओवरऑल क्या है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज हुए रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब ये एंजियोटेंसिन, एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल्स, एंजियोलॉजी एंजियोप्लास्टी ब्लड वेसल्स के रिगार्ड में होता है, तो ब्लड वेसल्स, और टेंशन का मतलब टेंशन क्रिएट कर देता है उनके ऊपर, उनका डायमीटर को जो चेंज करता है। सो एंजियोटेंसिन 2 जो है अब ये क्या करेगा? इट एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस एज वेल एज ऑन द हार्ट as well as on the kidney adrenal gland. Due to presence of this, hypothalamus release ADH for maintaining the osmolarity of blood. यहाँ पर हार्ट जो है वो हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट उसकी एट्रियक सेल्स जो होती हैं, एट्रिया की सेल्स, दे रिलीज स्पेसिफिक एंटी नेटुरेटिक फैक्टर एंड इट कॉज मोर एंड मोर वैसोकंस्ट्रिक्शन। और जो एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज हुए एल्डोस्टेरोन, अब वो ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, वहां से रिलीज होकर किडनी के अंदर ही काम करता है, एंड इट कॉज मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी। तीनों के तीनों एडीएच, यहाँ पर एएनएफ और यहाँ पर एल्डोस्टेरोन, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, फॉर मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम। सो यहाँ पे रास की फुल फॉर्म क्या है? रास, रेनिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन 3, और सिस्टम फॉर द कंप्लीट सेटअप। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इन विच रेनिन इज फ्रॉम किडनी, एंजियोटेंसिन फ्रॉम लिवर, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, सिस्टम मतलब फॉर कंप्लीटिंग टोटली द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ओके ओके, और थर्ड जो मैकेनिज्म है जिससे जो पूरी की पूरी किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, उसमें हार्ट का भी खुद मेन रोल होता है, एंड दैट इज बाय रिलीजिंग द एट्रियल नेटुरेक्टिक फैक्टर। नेटुरेक्टिक फैक्टर का मतलब होता है जो एज ए टाइप ऑफ द न्यूरॉन के सिग्नल की तरह पाथवे है, और वो जाकर के नेफ्रॉन के ऊपर काम करता, नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स पे काम करता है, एंड इट रिलीज फ्रॉम द एट्रियल स्मूथ मसल सेल्स, कार्डियक सेल्स। ओके, ये कब रिलीज होता है? व्हेन ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, तब द वॉल ऑफ द एट्रिया जो है वो रिलीज करते हैं एट्रियल नेटुरेक्टिक फैक्टर। ये काम कैसे करता है? ये सीधा पहले तो कॉज करता है वैसोडाइलेशन। अगर पहले एक हमारी ब्लड वेसल ऐसे है और अगर इसको हम डायलेट कर दें, चौड़ा कर दें, तो ऑब्वियसली इसमें से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा।
पहले यहाँ पर ब्लड यहाँ गिर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ गिरेगा क्योंकि अब इसका डायमीटर डायलेट हो गया है। तो वैसोडाइलेशन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, दूसरा इसमें वर्किंग क्या है एट्रियल नाइट्रोरेक्टिव फैक्टर की, इट ऑल्सो लो डाउन द रेनिन, और रेनिन अगर लो डाउन हो जाएगा तो रास सिस्टम लो डाउन हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो ब्लड प्रेशर है ये सारा का सारा सिस्टम अपोजिट होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो एट्रियल नाइट्रोरेक्टिव फैक्टर इज रिलीज्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। क्लियर? सो तीनों मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए हैं रेगुलेशन ऑफ द किडनी में, एडीएच का सिस्टम, एएनएफ का सिस्टम एंड रास सिस्टम। क्लियर? सो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कंप्लीट किडनी की डिजीज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।